हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th के एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के बारे में। तो ज़्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए और वीडियो को ना डिले करते हुए आज का टॉपिक एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है सेट्स। ठीक है, तो सेट्स का डेफिनेशन क्या होता है या सेट्स किसे कहते हैं, आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले सेट के डेफिनेशन में क्या देखते हैं कि सेट इज ए well defined collection of objects। ठीक है, ये डेफिनेशन है सेट्स का। सेट क्या है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जरा समझिए कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, अब इसके डेफिनेशन को समझते हैं कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कौन सेट हो सकता है और कौन सा सेट नहीं हो सकता। तो इसने कहा कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट करें। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि नंबर ऑब्जेक्ट्स का मतलब एक तरीके से नंबर्स है या फिर एलिमेंट्स है। ठीक है, अब हम कलेक्शन ऑफ नंबर्स करते हैं। तो जरा देखिए, जैसे मैं कहता हूं 2 4 6 8 10 12 14 16 और इस तरीके से आगे। फिर मैं आगे कहता हूं, मान लीजिए 5 10 15 20 25 30 35 एंड आगे। ठीक है, अब मैंने इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया, इसको भी मैंने एक ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट में मैं लिखता हूँ 1 7 10 5 9 11 15 17 और फिर पता नहीं आगे। अब जरा समझें, अब मैं कहता हूँ कि क्या ये सेट है, क्या ये सेट है, क्या ये सेट है, कैसे पता करें? तो देखिए, डेफिनेशन को हम देखेंगे और डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली चेक करेंगे कि कौन इस डेफिनेशन की कंडीशन को फुलफिल करता है, और जो फुलफिल करेगा वो सेट होगा, जो फुलफिल नहीं करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो सेट नहीं होगा। तो यहाँ पर जरा देखें 2 4 6 8 10 12 14 16, उसने कहा कलेक्शन ऑफ नंबर्स, तो कलेक्शन ऑफ नंबर्स हमने कर लिया। ठीक है, अब उसने ये यहाँ पर एक चीज और भी कहा था कि इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जरा समझेंगे, कलेक्शन ऑफ नंबर्स, लेकिन कैसे कलेक्शन ऑफ नंबर्स करने? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स करें वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि जो नंबर्स हैं वो एक स्पेसिफिक रूल लगाते हुए, यानी कि एक रूल के अकॉर्डिंगली वो नंबर आने चाहिए। जरा देखें, जैसे इसमें देखें 2 4 6 8 10 12 14 16। अब यहाँ पर आप देखें कि ध्यान से देखें तो ये नंबर किस रूल के अकॉर्डिंगली आ रहे हैं। तो आप ये कहेंगे कि ये जो नंबर्स हैं ये मल्टीपल ऑफ 2 है, मल्टीपल ऑफ 2 है, 2 4 6। अगर मैं कहता हूँ कि 16 के आगे क्या होगा, तो इसको आप देख के क्लियरली बता सकते हो कि सर 16 के आगे 18 होगा। अगर मैं कहता हूँ कि 18 के आगे क्या होगा, तो आप कह दोगे सर 20 होगा, फिर 22 होगा, फिर 24 होगा। इस तरीके से आप इस वाले कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में आगे के नंबर आप बता सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये वेल डिफाइंड हो रहे हैं और यहाँ पर एक स्पेसिफिक रूल आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमने कलेक्शन ऑफ नंबर किया वो इस डेफिनेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि ये एक सेट है, ये एक सेट है। अब मैं कहता हूं कि क्या ये सेट है क्या, 5 10 15 20 25 30 35। तो यहाँ भी आप देखते हैं कि यहाँ पर मैंने कलेक्शन ऑफ नंबर किया है और ये सारे कलेक्शन ऑफ नंबर क्या है, 5 के मल्टीपल दिखाई दे रहे हैं, 5 10 15 20 25 30 35। अब मैं इसी तरीके से, जब आप देख सकते हैं कि 5 का मल्टीपल है, तो मैं कहता हूँ 35 के आगे क्या आएगा, तो आप कह दोगे 40, 40 के आगे क्या आएगा, 45। तो क्यों? आपने कैसे पता किया? आपने ये देखा कि ये जो नंबर है वो 5 का मल्टीपल है। तो 5 के मल्टीपल के अकॉर्डिंगली अगर 35 के आगे बात करें तो 40 45 इस तरीके से आप बता सकते हैं। अब मैं कहता हूं तो इसका मतलब ये क्या है कि ये भी डेफिनेशन ऑफ सेट को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये भी सेट है। अब मैं थर्ड की बात करता हूँ। अब यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखें तो 1 7 10 5। अब यहाँ 1 के बाद 7 आया, तो 7 के बाद 10 आया, 10 के बाद 5 आया। तो आपने क्या यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 के बाद 7 आना, फिर 7 के बाद 10 आ जाना, 10 के बाद आप देख रहे और ज्यादा कम हो गया आपने, 5 के बाद फिर बढ़ गया 9। तो यहाँ पर जो नंबर है, आप नंबर कलेक्शन ऑफ नंबर्स तो हो रहे हैं, लेकिन ये एक वेल डिफाइंड की तरीके से नहीं हो रहा।
वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि एक स्पेसिफिक रूल यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहा, और अगर स्पेसिफिक रूल नजर नहीं आ रहा यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन तो हमने किया नंबर्स का, लेकिन वेल डिफाइंड तरीके से नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है कि ये सेट के डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा, यानी कि सिर्फ हमने कलेक्शन ऑफ नंबर्स किया। अब कलेक्शन कैसे किया, आपके दिमाग में आ रहा हो कलेक्शन कैसे किया है फिर, तो मैंने क्या किया, ये जो नंबर्स मेरे दिमाग में आ रहा था रैंडमली, जो भी नंबर आ रहे थे मैंने क्या किया, लिख दिया। तो अगर मैंने उन सारे नंबर को रैंडमली जो मेरे दिमाग में आ रहे थे मैंने इसको लिख दिया, तो आपने क्या देखा कि वहां पे एक स्पेसिफिक रूल नहीं लगा, और स्पेसिफिक रूल नहीं लगने के कारण ये क्या हुआ, सेट नहीं हुआ। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सेट का डेफिनेशन है, और इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कौन सेट है और कौन सेट नहीं है। ठीक है, आइए एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखिए एक्सरसाइज नंबर 1.1 कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट जस्टिफाई योर आंसर। इनमें से कौन सा सेट है और आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो कहता है कि फर्स्ट कहता है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। अब कहता है कि कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स, अगर आप कलेक्शन ऑफ सभी मंथ्स के करते हैं जो कि बिगिनिंग विद लेटर जे से स्टार्ट होते हैं, तो क्या वो सेट होगा कि नहीं होगा। तो जरा देखिए, अगर मैं कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स करता हूं, जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ जनवरी, राइट, उसके बाद क्या होगा, जनवरी जे से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ही मंथ का कलेक्शन करना जो जे से स्टार्ट हो, तो जनवरी हो सकता है, फेब नहीं हो सकता, मार्च नहीं हो सकता, अप्रैल नहीं हो सकता, मई नहीं हो सकता, जून हो सकता है, राइट। तो ये आपका जून हो गया, जुलाई हो गया, और आगे देखें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, किसी में भी जे का लेटर से स्टार्ट नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, कलेक्शन ऑफ मंथ्स किया, और कैसा कलेक्शन ऑफ मंथ किया, सारे मंथ जो कि जे से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपने देखा कि मैं इसके ऑब्जेक्ट्स को लिख पाया, क्यों लिख पाया, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेसिफिक रूल था, उसने बता दिया था मुझे कि बिगिनिंग विद लेटर जे है, देयरफॉर इसका मतलब क्या है कि क्लियरली दिस इज ए सेट। अब उसने कहा जस्टिफाई योर आंसर, तो फर्स्ट का मैं फर्स्ट बता रहा हूँ, तो जस्टिफाई योर आंसर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्लियरली देयर इज ए वेल डिफाइंड collection of objects, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स, देयरफॉर इट इज ए सेट। ये क्या होगा, सेट होगा, ये सेट होगा। समझ में आ गया होगा कि सेट कैसे होगा। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। तो क्या कहने का मतलब क्या है, ये क्या कह रहा है कि अब आपको कलेक्शन करना है, किसका कलेक्शन करना है, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का कलेक्शन करना है। तो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का कलेक्शन, अब जरा समझिए, यहाँ पर जो टैलेंट है, टैलेंट, ठीक है, जरा समझेंगे, टैलेंट जो है वो एक एबिलिटी है। ठीक है, टैलेंट जो है वो एक एबिलिटी है, किसी भी फील्ड में टैलेंट का होना वो एक एबिलिटी को शो करता है। ठीक है, अब एबिलिटी को आप कैसे मेजर कर सकते हो, ठीक है, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो यहां पर क्या है कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, अब देखें राइटर्स का मतलब क्या है, अब जो भी कुछ राइटिंग करता है, जैसे फॉर एग्जांपल्स के लिए कोई मैथ्स की बुक लिखता है तो वो भी राइटर्स है। ठीक है, कोई कविता लिखता है, पोएम्स लिखते हैं, तो ये सब एक राइटर्स हैं। अब किसी को हिंदी की पोएम्स बहुत अच्छी लगती है, किसी को मैथ्स का जो भी क्वेश्चन है वो सब अच्छे लगते हैं, तो राइटर्स जो हैं वो अपने अकॉर्डिंगली तो बेस्ट लिखते हैं, लेकिन बेस्ट मोस्ट टैलेंटेड कौन है, ठीक है, ये पता कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देयर इज नो वेल डिफाइंड रूल, तो ये क्या है, सेट नहीं होगा। तो उसने कहा कि आप फर्स्ट का सेकंड को क्या कहोगे कि दिस इज नॉट ए सेट, दिस इज नॉट ए सेट, ये एक सेट क्या है, दिस इज नॉट ए सेट, ये एक सेट नहीं है, ये सेट नहीं है। अब रीजन क्या है, रीजन वही लिख देंगे जो इसके डेफिनेशन में देयर इज नॉट, ठीक है, देयर इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, देयर इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज राइटर्स। ठीक है, आप बता सकते हैं कि वो राइटर्स जो हैं वो वेल डिफाइंड तरीके से नहीं लिखे जा सकते, देयरफॉर दिस इज नॉट ए सेट, ये सेट नहीं होगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि फर्स्ट थर्ड पार्ट का उसको सॉल्व करते हैं।
देखिए फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या कहता है, टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर जरा देखें, टीम बनाना है आपको, क्या बनाना है, टीम बनाना है, और टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर भी बेस्ट की बात आई, टैलेंटेड की बात आई, तो ये सारी चीज एबिलिटी को शो करता है और हम इस चीज को मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये एक वेल डिफाइंड में नहीं आ सकता, कि हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि कैसे हम मतलब बेस्ट की बात करें। अब फॉर एग्जांपल्स के लिए आप किसी भी बेस्ट बैट्समैन का नाम ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेस्ट बैट्समैन आपके अकॉर्डिंगली कोई और हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंगली कोई और हो सकता है, ठीक है। और मैं अगर टीम बनाता हूं तो हो सकता है कि मैं जो इसका सिलेक्शन करूं वो अलग करूं, आप अगर सिलेक्शन करते हो तो आप अपने तरीके से करोगे। तो यहाँ पे 11 बेस्ट बैट्समैन जो होंगे ऑफ द वर्ल्ड वो आप मतलब नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं बता सकते। तो इसी तरीके से ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, तो इसीलिए ये सेट भी नहीं होगा। आइए देखते हैं कि इसका आंसर को आप कैसे लिखेंगे। तो देखिए फर्स्ट का थर्ड सबसे पहले क्या कहेंगे, आप वही बात लिखेंगे कि देयर इज नॉट ए वेल डिफाइंड collection of objects. There is not a well defined collection of objects. अब यहाँ पे objects आप बता सकते हैं, that is यानी कि क्या है, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, ठीक है, बैट्समैन, बेस्ट बैट्समैन जो है, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, वो क्या है, वेल डिफाइंड तरीके से नहीं लिखे जा सकते। देयरफॉर ठीक है, देयरफॉर दिस इज नॉट ए सेट, ये एक सेट नहीं होगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसके फोर्थ पार्ट को और उसे सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या कहता है, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब देखिए कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब सबसे पहले पता करना होता है कि क्या इसे आप काउंट कर सकते हो, बता सकते हो। तो जी हाँ, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज, जितने भी बॉयज हैं आपकी क्लास में उनका कलेक्शन करना है, तो ये तो पॉसिबल है और ये एक तरीके से वेल डिफाइंड भी हो जाता है, ठीक है। जो चीज पॉसिबल है वो भी एक वेल डिफाइंड का पार्ट होता है। तो यानी कि ये क्या है, दिस इज ए सेट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, देयर इज वेल डिफाइंड collection of objects, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और यहां पर आप बता सकते हैं दैट इज, इसका मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ बॉयज, कलेक्शन ऑफ, ठीक है, बॉयज इन आवर क्लास, ठीक है, इन आवर क्लास। देयरफॉर दिस इज ए यहाँ पर लिखेंगे आप, दिस इज ए सेट, ये एक सेट होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो आइए देखते हैं इसके फिफ्थ पार्ट को और इसे सॉल्व करते हैं। देखिए फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो आपको सभी नेचुरल नंबर का कलेक्शन करना है जो कि 100 से लेस देन हो। तो ये भी चीज पॉसिबल है, और पॉसिबल होने का मतलब ये है कि हमने ये कहा कि वो चीज क्या हो गया, वेल डिफाइंड हो गया। तो ठीक है, तो कैसे करेंगे फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। तो फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो देखिए कलेक्शन कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, और इस तरीके से अगर हम बीच में सारे नंबर ना लिख के लेस देन 100 करना है तो यहाँ पर लिख देंगे 99, ठीक है। अब ये चीज पॉसिबल है, तो और कहते हैं जस्टिफाई योर आंसर, तो लिख देंगे देयर जी, क्या लिखेंगे, देयर इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स यानी कि नंबर्स, देयरफॉर दिस इज ए सेट, ये क्या होगा, सेट होगा, ये सेट होगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसके सिक्स पार्ट को और इसे सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट का 6 क्या कहता है, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स
रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो जी हाँ, इस बार आपको क्या करना है, कलेक्शन करना है, नॉवेल्स का कलेक्शन करना है, और रिटन बाय राइटर्स मुंशी प्रेमचंद। तो क्या ये पॉसिबल है क्या? तो जी हाँ, ये पॉसिबल है, क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा जो लिखा हुआ नॉवेल्स है उसका आपको कलेक्शन करना है। तो जो भी उसने राइट किया है, मतलब लिखा है, तो उसका कलेक्शन जो है वो चीज़ पॉसिबल है। और अगर ये पॉसिबल है तो इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ क्या हो गया, सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें लिखा है जस्टिफाई योर आंसर। तो आइए उसके आंसर को देखते हैं और देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है, फर्स्ट का 6। तो यहाँ पर लिखेंगे देयर इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, नॉवेल्स। ठीक है, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, देयरफॉर इट इज ए, ये क्या है, सेट होगा। इट इज ए सेट, ये एक सेट होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो जो चीज पॉसिबिलिटी में आ जाती है, यानी कि पॉसिबल हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं कि देयर इज ए वेल डिफाइंड रूल। ठीक है, यानी कि देयर इज ए वेल डिफाइंड रूल। और अगर वेल डिफाइंड रूल हो गया, यानी कि वहां पर एक ऑर्डर रूल है, तो यानी कि उसका मतलब क्या है कि वो क्या हो गया, सेट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं फर्स्ट के 7th को। देखिए फर्स्ट का 7th क्या कहता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो जी हाँ, यहाँ पर जो आपको कलेक्शन करना है वो सभी इवन इंटीजर्स का कलेक्शन करना है। तो देखिए क्या ये पॉसिबल है क्या? तो जी हाँ, पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इवन इंटीजर्स को आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज है ये भी एक वेल डिफाइंड में हो गया, क्योंकि इसने एक लिखा है इवन इंटीजर्स। ठीक है, तो इवन इंटीजर्स को बताना यानी कि एक वेल डिफाइंड रूल है यहाँ पर। तो हम क्या कर सकते हैं कि दिस इज ए सेट। कैसे लिखेंगे जरा देखें। तो फर्स्ट का 7th, तो जरा देखें, अब यहाँ पर इसने कहा कि इवन पॉजिटिव इंटीजर, इसने कहा है ऑल, क्या लिखा है, ऑल इवन इंटीजर्स। तो ऑल इवन इंटीजर्स का मतलब क्या है, जरा समझे। ठीक है, यहाँ पर आपका जैसे डैश डैश डैश, इसका मतलब इस तरीके से माइनस वाले की बात कर रहा हूँ मैं। तो -4 -2, फिर क्या होगा, आप देखें प्लस का 2, 4 6 8, और इसी तरीके से ये इस तरीके से दोनों साइड में इन्फिनिटी जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इवन इंटीजर्स की बात किया, इसलिए हमने बता दिया कि इवन इंटीजर्स ये हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज ए वेल डिफाइंड, ठीक है, देयर इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि नंबर्स, इवन नंबर्स। ठीक है, देयरफॉर दिस इज ए सेट। ये क्या होगा, दिस इज ए सेट, ये एक सेट होगा। दिस इज ए सेट, यहां पर लिख दीजिए आप, दिस इज ए सेट, ये एक सेट होगा, दिस इज ए सेट। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट के 8 को और इसे सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट का 8 क्या कहता है, कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो देखिए अब आपको कलेक्शन करना है सारे क्वेश्चन का इन दिस चैप्टर में। तो क्या ये पॉसिबल है? तो जी हाँ, पॉसिबल है, क्योंकि जो क्वेश्चन इस चैप्टर में है, ठीक है, उनका आपका कलेक्शन, तो एक तरीके से कलेक्शन ही तो हुआ है जो आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सेट है। ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल हो जाएगा और इसका कलेक्शन हम कर सकते हैं। तो दिस इज ए सेट। तो हम क्या लिखेंगे फर्स्ट के 8 में, लिखेंगे देयर इज ए वेल डिफाइंड, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, देयर इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, देयरफॉर दिस इज ए सेट। ये क्या होगा, एक सेट होगा, दिस इज ए सेट, ये एक सेट होगा। ठीक है, आइए देखते हैं फर्स्ट के 9 को और से सॉल्व करते हैं।
देखिए यहाँ पर 9 नंबर में क्या कहता है, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे डेंजरस जो वर्ड है वो भी एक एबिलिटी को शो करता है। अब डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो देखिए सभी एनिमल्स डेंजरस हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते, तो डेंजरस हो सकते हैं। अब कौन डेंजरस है कौन डेंजरस नहीं है ये डिसाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसीलिए मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, यानी कि कलेक्शन करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, सेट नहीं होगा। तो किस तरीके से हम लिखेंगे, अब वैसे ही लिखेंगे। फर्स्ट का ये कौन सा है, 9 नंबर है शायद, ठीक है, फर्स्ट का 9, जी हाँ। तो देयर इज नॉट ए well defined collection of, there is not a well defined collection of objects, और यहां पर आप लिख सकते हैं एनिमल्स, ठीक है। therefore this is not a set, ये सेट क्या होगा, नहीं होगा। दिस इज नॉट ए सेट, ये सेट नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, यहाँ पर एक सेट आपको ए दिया है 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, ठीक है, और यहाँ पर ई टाइप का कुछ निशान बना रखा है, ठीक है, और ई को फिर कट कर रखा है, ठीक है। इसका मतलब होता है बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स इन द ब्लैंक स्पेसेस, और यहाँ पे फर्स्ट में दे रखा है 5 डैश 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 ए, इसी तरीके से 8, इसी तरीके से 0, तो मतलब इस तरीके से इसने 6 पार्ट दिए हैं और इसमें आपको एप्रोप्रिएट सिंबल यूज करना है। तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। देखिए सेकंड को सॉल्व करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये इसका मतलब क्या है। तो ये जो साइन है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, क्या होता है, बिलोंग्स टू, और जो ये साइन है इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। अब मान लीजिए देखिए अगर कोई एलिमेंट, जैसे मैं ये कहता हूं, मान लीजिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है जैसे 1 2 3 4 5 6, राइट, यही दिया हुआ है सर, हाँ। अब यहाँ पर वो कहता है कि क्या 5 इस सेट के अंदर में है, तो आप देखें कि क्या 5 इस सेट के अंदर में है कि नहीं। तो 5 इस सेट के अंदर में मतलब बिलोंग्स इससे करता है कि नहीं करता। तो 5 के बाद इसने कर रखा है, जरा देखें, तो 5 के बाद यहाँ पर लिखा है ए, तो इसका मतलब है कि आपको बताने कि ये सिंबल आएगा कि ये सिंबल आएगा। ये सिंबल तब आएगा जब ये बिलोंग्स टू, यानी कि जो 5 जो है वो ए के अंदर है तो ये सिंबल आएगा, और अगर 5 इस ए में नहीं है तो ये वाला सिंबल आएगा। तो यहाँ पर आप देखें 5 तो ए के अंदर हैगा, तो डेट मीन्स हम करेंगे ये सिंबल लगाएंगे, यानी कि बिलोंग्स टू, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड की बात करें तो सेकंड में ये कहता है 8 डैश डैश डैश, यहाँ पर ए, ठीक है। तो 8 में, अब 8 है क्या इसके अंदर सेट ए में, तो ये नहीं बिलोंग्स करता, तो इस तरीके से सेट लगाएं, ठीक है, सिंबल। अब इसी तरीके से थर्ड की बात करें तो देखें थर्ड में क्या कहता है, ये थर्ड में इसने कह रखा है 0 की बात कर रहा है, तो क्या 0 ए में बिलोंग्स करता है, तो जरा देखें यार 0 तो नहीं है, तो हम कहेंगे कि नहीं ये बिलोंग्स नहीं करता। फोर्थ की बात करते हैं तो फोर्थ में क्या कहता है 4, क्या 4 ए से बिलोंग्स करता है, तो देखिए 4 ए से बिलोंग्स करता है, 4 इसमें आ रहा है इस सेट ए में, तो हम कहेंगे यस, ठीक है। फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ में क्या कहता है 2, क्या 2 ए से बिलोंग्स करता है, तो देखें हाँ 2 बिलोंग्स करता है, तो आप इस तरीके से सिंबल लगाएं। अगर इसके बाद करता है वो 10 की बात, तो क्या 10 ए से बिलोंग्स करता है, तो 10 नहीं बिलोंग्स करता, तो इसका मतलब इस तरीके का सिंबल आप लगाएं, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या किस तरीके से सिंबल लगाना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को और इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करने से पहले आपको एक बात समझना होगा कि सेट जो है, कोई भी जो सेट है वो 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एक होता है इसका रोस्टर फॉर्म, क्या होता है रोस्टर फॉर्म, और दूसरा जो होता है वो आपका होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। इस रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, या फिर टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अब देखिए रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म क्या होता है, इसको जरा समझते हैं। देखें जब सेट को, मान लीजिए अब मैंने यहाँ पर एक सेट लिखा हुआ है और इस सेट को इस तरीके से लिखा है 2 4 6 8 10 12, राइट। अब यहाँ पर इसी सेट को मैंने इसमें लिखा हुआ है, और यहाँ पर जरा देखें किस तरीके से लिखा है x कॉलन x, और x इज ये नेचुरल नहीं इवन नंबर,
ठीक है, इज ए मल्टीपल ऑफ 2 लेस देन 14। अब जरा समझें मैंने क्या कहा। यहाँ पर मैंने कहा कि x, अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको क्लियरली पता चल रहे हैं कि 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको वो ऑब्जेक्ट्स नहीं पता चल रहा, बस लेकिन ऑब्जेक्ट्स किस तरीके का ऑब्जेक्ट्स ये आपको पता चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि ये इसका मतलब क्या है कि जो सेट है वो किससे मिलकर बना है, x से मिलकर बना है। और x जो है वो किस तरीके, इसका मतलब सच दैट x जो है वो किस तरीके से, सच दैट x एक मल्टीपल है ऑफ 2 का, x जो है वो 2 का मल्टीपल है और लेस देन 14 है। तो यानी कि 2 का मल्टीपल आपको लेना है, ठीक है, और लेस देन 14 लेना है। तो जरा देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 तो और लेस देन 14 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये सेट और ये सेट सेम ही है, बस इसमें ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्लियरली विजिबल हैं, इसमें आपको ऑब्जेक्ट्स क्या है, विजिबल नहीं है, लेकिन उसका मतलब वही है जो इसमें लिखा हुआ है। तो इसको कहते हैं, यानी कि जो स्टेटमेंट में आपको लिख के देता है, कोई सेट को अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दे दिया तो उसे बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। और अगर वहां पे एलिमेंट्स मतलब यानी कि ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विजिबल है और सेपरेटेड बाय कॉमा नजर आ रहे हैं तो वो होगा आपका रोस्टर फॉर्म। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, और अब आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या कहता है, a इक्वल टू एक्स कॉलन x इज एन इंटीजर एंड x जो है वो -3 से ग्रेटर है और लेस देन 7 है। तो यहाँ पर a जो दिया है उसको जरा मैं पहले नोट कर लेता हूँ। तो 3 का फर्स्ट, ठीक है, क्या कहता है a, तो a क्या है, x कॉलन x, ठीक है, इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर इज एन इंटीजर, और यहाँ पर कंडीशन क्या दिया है, एंड और -3 से ग्रेटर और 7 से लेस देन, ये जो x है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया है। अब जरा देखें तो यहाँ पर ये आप देखिए कि एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, एक सेंटेंस में लिखा हुआ है मतलब कुछ, और इसको जब अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है तो डेट मीन्स ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, इसके ऑब्जेक्ट्स को मतलब लिखना है, ठीक है, इसके नंबर्स को लिखना है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट इस सेट में आएंगे, ठीक है, तब तो जाके ये रोस्टर फॉर्म बनेगा। तो इसे लिखेंगे इन रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में आपको क्या होता है, डायरेक्ट नंबर्स आपको पता रहते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या लिखें, अब देखिए क्या लिखना है, एक इंटीजर्स लेना है, x जो है वो इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स, और यहाँ पर कंडीशन दिया है कि इंटीजर्स कैसे लेने हैं, जो -3 से ग्रेटर हो। तो जरा देखें, अब यहाँ पर आप नंबर लाइन को देखें और यहाँ पर आप देखें कि ये -3 है, तो यहाँ -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और फिर आगे अगर हम बढ़ाएं इसको तो ये क्या होगा, यहाँ पर 7, इसी तरीके से आगे। अब जरा देखिए उसने कहा कि -3 और 7 के बीच में लेना है, तो यानी कि इसके और इसके बीच में आप देख सकते हैं कि क्या क्या इंटीजर्स आ रहे हैं। तो ये सारे इंटीजर्स हैं, इस सारे नंबर्स को आप यहाँ लिख दीजिए, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये सारे इंटीजर्स हमने लिख दिए, और ये क्या किस में लिख दिया हमने, रोस्टर फॉर्म में। तो ये इसका आंसर हो जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना है। स्टेटमेंट में जो दिया है उसी के एलिमेंट्स को फाइंड आउट करके आपको लिख देना है, ठीक है। अब देखते हैं इसके सेकंड पार्ट को और से सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है, b इक्वल टू एक्स कॉलन x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो यहाँ पर एक नेचुरल नंबर आपको लेना है, कहता है कि एक नहीं मतलब नेचुरल नंबर्स लेने हैं और लेस देन 6 लेना है। तो क्या दिया है यहाँ पर, जरा लिख लेता हूं मैं। तो b कैसे लिया है, एक्स कॉलन x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब आपको 6 से लेस देन रखना है नंबर। तो अब ये जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है। अब आप इसे किस में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में। तो इन रोस्टर फॉर्म में b को लिखें। कैसे लिखेंगे, अब देखिए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो क्या क्या नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6 नहीं लेना, लेस देन 6 रखना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या कहता है, c इज इक्वल टू एक्स कॉलन x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट डिजिट्स इज 8, ठीक है। तो पहले मैं इसको लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। तो देखें थर्ड, तो यहाँ पर c एक्स कॉलन x, ठीक है, x इज ए 2 डिजिट
2 digit natural number, ठीक है, नेचुरल नंबर such that sum of its digits जो है digit is 8, sum of its digits is 8, इसके जो डिजिट का जो सम है वो क्या है, 8 है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब जरा देखें ये कौन सा फॉर्म में है, तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब आप इसे लिखें रोस्टर फॉर्म में, तो इन रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं तो सी कैसे लिखेंगे, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर लिखना है, ठीक है, सच दैट सम ऑफ इट डिजिट इज 8, और सम ऑफ इट डिजिट क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो 2 डिजिट यानी कि 10 से स्टार्ट होगा, तो और सम ऑफ डिजिट 8 होना चाहिए, तो 17 ले सकते हैं। सम ऑफ डिजिट 1 और 7 8 हो जाएगा। इसी तरीके से अब आगे देखें 26 26 20 और 30 के लाइन में, फिर 30 एंड 40 के लाइन में देखें, तो 30 एंड 40 के लाइन में 35, फिर 40 टू 50 के लाइन में देखें तो 4 4, इसके बाद 50 से 60 में 53, इसके बाद आगे बढ़ें तो क्या होगा आपका 62, इसके आगे देखें तो 71, और इसके बाद आपका 80 से आगे जरा देखें तो 81 में क्या होगा, 9 हो जाएगा सम ऑफ डिजिट। तो मतलब 80 से ऊपर हम नहीं देख सकते। अगर 81 82 सबको देखें सम ऑफ डिजिट तो वो 8 से ग्रेटर हो जाते हैं। सम ऑफ डिजिट जो है वो 8 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं सम ऑफ डिजिट क्या हो गया, 8 हो गया। तो हमने इसके अकॉर्डिंगली इसके सारे ऑब्जेक्ट्स लिख दिए। तो अगर सारे ऑब्जेक्ट्स को लिख दिए, ठीक है, वो भी सेमी ये करली ब्रैकेट में, ठीक है, तो इसे ये क्या बन गया, एक सेट बन गया। किस फॉर्म में बना, तो ये बन गया रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स यानी कि जो नंबर है वो रिटर्न होते हैं और सेपरेटेड बाय कॉमा। तो ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में होगा। तो ये इसका हो गया आंसर, ठीक है। अब आइए थर्ड के फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए थर्ड का फोर्थ पार्ट क्या कहता है, x कॉलन x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60, ठीक है। यहाँ पर d दिया है, तो d क्या है, x इज कॉलन x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। तो पहले मैं लिखता हूं इसको, तो थर्ड का फोर्थ, तो d जो है वो क्या है, x कॉलन x इज ए, ठीक है, प्राइम नंबर है विच इज डिवीजर, जो कि डिवीजर है किसका, 60 का। 60 का डिवीजर की बात हो रहा है, जरा ध्यान से समझेंगे, 60, ठीक है। प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60, 60 का डिवीजर और वो भी प्राइम नंबर। तो ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, कैसे लिखेंगे। अब देखें प्राइम नंबर 60 से डिवीजर, तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है और 2 60 को डिवाइड करता है, तो 2 को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। 3 प्राइम नंबर है, 60 को डिवाइड करता है, तो ये सेट में आ जाएगा। 4 नहीं है प्राइम नंबर, 5 है और 60 को डिवाइड भी करता है। 5 के आगे बढ़ें तो 6 को देखें, 6 प्राइम नंबर नहीं है, 7 प्राइम नंबर है लेकिन 60 को डिवाइड नहीं करता। 8 इवन नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 9 को देखें, 9 भी नहीं है क्योंकि वो 3 से चला जाता है। 10 देखें, 11 देखें, 11 60 को डिवाइड नहीं करता, प्राइम नंबर तो है लेकिन 60 को डिवाइड नहीं करता। तो फिर क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। 11 11 के बाद 12 भी नहीं होगा, 13 14 15 16 17 18, इस तरीके से आगे आप चेक करें। तो मुझे लगता है कि बस यही हो सकता है, क्योंकि आगे जो भी नंबर्स होंगे वो प्राइम तो मिल जाएंगे, जैसे 23 आपको प्राइम मिल जाएगा, ठीक है, और 29 भी मिल जाएगा, लेकिन वो 60 का डिवीजन नहीं मिल पाएगा। तो बस यही 3 नंबर हैं जो कि प्राइम होंगे और 60 का डिवीजन होंगे। तो ये इसका हो जाएगा आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम करते हैं थर्ड के फिफ्थ पार्ट को सॉल्व, ठीक है। हाँ, थर्ड के फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए थर्ड का फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, यहाँ पर ई एक सेट दिया है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। सेट ऑफ ऑल लेटर्स, सारे लेटर्स का सेट लेना है, वर्ड ट्रिग्नोमेट्री की बात करी गई है। तो यहाँ पर ई की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या कहता है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड
ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही है, ठीक है, सारे लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री के। तो यहाँ पर जरा देखें तो ये क्या है, ऑल लेटर्स इन द वर्ड स्टेटमेंट में लिखा है, दैट मीन्स क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। अब आप इसके ये जो यहाँ पे जो लेटर्स है उसको लिखना है और सेपरेटेड बाय कॉमाज करना है, तो वो किस में बन जाएगा, रोस्टर फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे, इन रोस्टर फॉर्म। तो इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, ई, अब देखें टी। बस ध्यान ये रखना है कि जो लेटर्स है उसका रिपीटिशन नहीं होता सेट में, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स एक बार आ जाता है वो दोबारा नहीं लिखा जाता है। तो टी लिख दिया, आर लिख दिया, आई लिख दिया, जी लिख दिया, ओ लिख दिया, एन लिख दिया। अब देखें टिग्नो, ओ फिर से आएगा लेकिन ओ दोबारा नहीं लिखेंगे। इसके बाद एम लिख सकते हैं, ई, ई देखें दोबारा नहीं है इसमें, मतलब एक बार भी नहीं लिखा, एम ई, फिर टी, टी लिख चुका हूं मैं, आर भी लिख चुका हूं और एक वाई हो जाएगा, ठीक है। बस ये चेक करेंगे कि इसमें कोई लेटर्स दोबारा तो नहीं लिख दिया मैंने, टिग्नोमेट्री, ठीक है, और ओ एन एन एम ई, ठीक है। तो बस इसमें आपको ध्यान देना है कि जो लेटर्स लिखेंगे वो एक बार लिखेंगे, उसका रिपीटेशन नहीं करेंगे और सेपरेटेड बाय कॉमाज लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा और ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। थर्ड का सिक्स क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड का सिक्स की मैं बात करता हूँ, तो एफ, तो क्या होगा, सेट ऑफ all letters in the word better, ठीक है। इस वर्ड की बात करी गई है, ठीक है। ये जो है ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में, लिखना किस में, तो ये आपको रोस्टर फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, इन रोस्टर फॉर्म, पहले ऐसे लिख देंगे इन रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में हम इसको लिखते हैं तो f इज इक्वल टू क्या होगा, सभी लेटर्स लिखेंगे और वन टाइम लिखेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स बी और उसके बाद कॉमा लगा देंगे, ई कॉमा फिर टी, दो बार टी है लेकिन एक ही बार लिखेंगे। अब इसके बाद फिर से ई दोबारा नहीं लिख सकते और उसके बाद लिखेंगे आर, ठीक है। तो सभी लेटर्स वन टाइम और सेपरेटेड बाय कॉमा, क्या बन जाएगा, इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले, ठीक है, क्लास के बारे में और उनका भी बेनिफिट हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइमिंगली मिलते रहे और मैं भी आपके सब्सक्राइब करने से मोटिवेट होता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।